तो मैं आपको हमारे स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद इनके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा है। तो आप एक बार बोल सकते हो कुछ भी। आप लोग एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं हमारी लाइव क्लासेस। आज हमारी जो प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही थी, तो आज के इस सेशन में हमारे एक स्टूडेंट हैं राजस्थान से। उन्होंने हमें एक फ़ोन दिया है, वन प्लस 9 प्रो मॉडल है। और इनका कंसर्न ये है कि इनके कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल सीपीयू तो हर कोई बना लेता है ब्लैक पेस्टेड, और हमारे भी स्टूडेंटों ने जो नॉर्मल सीपीयू ब्लैक पेस्टेड या नॉन पेस्टेड है लगा के ऑन कर दिया है। और आजकल ब्लैक पेस्टेड सीपीयू भी नॉर्मल हो गया है, आजकल लगभग सभी कोई कर लेते हैं। और हमारे स्टूडेंटों ने भी डबल डेकर जो सीपीयू था उसको भी ऑन करके दिखा दिया। लेकिन जो ये वन प्लस के जैसे फ़ोन आते हैं, जैसे ये है वन प्लस 9 प्रो डबल लेयर का मदरबोर्ड, जब ऐसे फ़ोनों का सीपीयू बनाने जाते हैं तो काफ़ी कंप्लेन होती है स्टूडेंटों की कि कई बार सीपीयू लगाने के बाद सीपीयू इंस्टॉल नहीं होता, कई बार सेट ऑन नहीं होता, कई बार पोर्ट नहीं बनाता, या कई बार सीपीयू निकालते समय इसके आसपास के बहुत सारे कंपोनेंट निकल जाते हैं, हमसे सक्सेस नहीं हो पाता। तो आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो वन प्लस का फ़ोन है इसका सीपीयू हम लाइव क्लास में करके दिखाएंगे आपको, ताकि हमारे स्टूडेंटों को का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल हो और काफ़ी अच्छे से काम कर पाए। और ये वीडियो हम लाइव करके इसको रिकॉर्ड करके और आप तक भी पहुंचाएंगे, ताकि आपको पता चले कि सेलफोन सॉल्यूशन में किस लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो आज मैं अपने स्टूडेंट से बात कराना चाहता हूं कि इनका क्या कंसर्न है और ये क्या चाहते हैं, और भी स्टूडेंट से हम बात करेंगे आज। मेरा नाम दीपक पारत है। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मैं ये वन प्लस के जब भी ग्लू वगैरह कटिंग करते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, तो वो सारा कंसल्ट सर से मैं कह रहा था। मैं यहाँ में ये तकलीफ आती है, मतलब जैसे भी ग्लू कटिंग करते हैं तो उसके साथ कंपोनेंट निकल जाते हैं, सीपीयू उठाते हैं तो ट्रैक निकल जाते हैं, बहुत सारा इशू आता है वन प्लस के अंदर। और ये डबल लेयर है, और सबसे मेन सिंगल लेयर तो फिर भी हो जाता है, पर डबल लेयर वाले बन नहीं पाते। तो सर से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब की बार ऑनलाइन सिखाओ ग्लू कैसे काटी जाएगी, लेयर वाले पे सीपीयू बनाए तो क्या ये एयर हीट रहे, सब कुछ वो पूरा मेंशन करके हमें बताएं लाइव, और लाइव करके बताएं। तो क्या पहले से मतलब नॉर्मल सीपीयू ब्लैक पेस्टेड या डबल डेकर पे काम करते थे? नॉर्मल वाले सर, नॉर्मल वाले सारे बना लेते हैं, पर ये डबल लेयर का जो है ना वो थोड़ा डर भी लगता है और कन्फ्यूजन होता है कहीं लेयर नहीं निकल जाए और चीज़ ख़राब नहीं हो जाए, तो वो डर के मारे करते नहीं हैं सर। तो डबल लेयर का इसलिए लेके आए हैं कि भाई लाइव देखें और कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस देखना है। तो क्या आपने यूट्यूब में देखा है कि जैसे वन प्लस 9 प्रो जैसे जो मॉडल है, या डबल लेयर का जो मदरबोर्ड है, जैसे S22 का मैंने लास्ट वीडियो डाला था, टच का प्रॉब्लम था, तो इस टाइप के मदरबोर्ड का लाइव कभी क्लास आपने देखा है यूट्यूब पे? सर आपके अलावा तो और किसी ने अभी तक डाला नहीं है, तो मैंने किसी और का देखा नहीं। आपको देख के ही मैं यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो देखा आपका, इतना शानदार और इतना बढ़िया फर्स्ट वीडियो आपका ही देखा, उसके अलावा किसी ने तो अभी तक डाला नहीं। तो मुझे विश्वास भी आपके ऊपर हुआ, इसलिए हम तो दो बंदे आए हैं जो दोनों ही वही वीडियो देख के आपके यहाँ बैच ज्वाइन किया हमने। तो अगर आज 9 प्रो ये जो जो भी मॉडल है, अगर ये पूरा हम इसको इंस्टॉल करके ऑन करके दिखाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा? बढ़िया लगेगा सर, बहुत बढ़िया लगेगा। और मेरे को भी ये जो गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार होगा, और कॉन्फिडेंट भी आएगा सामने होगा तो, कि मैं क्या गलती कर रहा था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो मेरा सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मेरा। तो चलिए दोस्तों, इसकी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका भी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ होगा। तो मैं ना कुछ अपने और भी एक दो स्टूडेंटों से बात कराता हूँ आपकी, कि जो हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है उसके बारे में कुछ हम अपने स्टूडेंट्स से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे एक स्टूडेंट है नोएडा से। आप अपना नाम बताइए, सब कुछ बताइए, और ये क्लास लाइव चल रही है क्या? मेरा जब नाम जेंटिल है, ये हमारी जो क्लास आज की लाइव चल रही है, और मैं नोएडा से हूँ। सेल फोन सोल्यूशन में मुझे पहले जानकारी नहीं थी, मुझे एक फ्रेंड ने इसके बारे में जानकारी दी थी। मैंने कभी मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं देखी थी। उसके बाद मैंने जो फ्रेंड ने बताया तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा, मैं सर के पास आया। सर ने मुझे जितना बताया था उससे मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है। मुझे सर ने उसमें सैंडविच वगैरह बोर्ड नहीं बताए थे। अब
सैंडविच भी मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे आके तो ये हमारे पास ये वन प्लस 9 प्रो का ये फ़ोन है, और बेसिकली मैं आपको बता दूं इसके अंदर प्रॉब्लम क्रैश डंप का है। इसमें क्रैश डंप का एरर आ रहा है, और आप सबको पता है कि जब भी क्रैश डंप का जैसे एरर आता है तो ऐसे सिचुएशन में देखिए ये ऑन करने पे क्रैश डंप रेड लिखा आ रहा है, क्रैश डंप। और आप सबको पता है ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली सीपीयू से रिलेटेड होती है। इसमें सीपीयू रिवॉल्व होता है, रैम का एक्चुअल इशू होता है। तो इसमें हम ना रैम और सीपीयू आपको दोनों रिवॉल्व करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये अब तक का वन प्लस का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो अगर इस पे आपने अच्छे से सीख लिया तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़ोन बचा होगा जिसके सीपीयू पर आप काम ना कर पाएँ। तो ये मदरबोर्ड मैंने निकाल लिया है, और ये डबल लेयर मदरबोर्ड है। इसमें दो मदरबोर्ड होते हैं, एक अपर मदरबोर्ड होता है जिसमें कि कनेक्टर्स होते हैं, नेटवर्क सेक्शन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अपर मदरबोर्ड और मेन मदरबोर्ड क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये आप देख सकते हैं इसकी जो लेयर है काफ़ी मोटी लेयर है, ठीक है। और एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखिए ऊपर जो मदरबोर्ड लगा है ना उसमें कनेक्टर हैं और नेटवर्क सेक्शन है जिसमें बैटरी कनेक्टर है, ये एक मदरबोर्ड है। और नीचे का जो मदरबोर्ड है, ठीक है, वो मेन मदरबोर्ड है जिसमें प्रोसेसर और पूरा जो मेन हमारा पावर सेक्शन इनबिल्ट है। तो ऐसे फ़ोनों में अगर मुझे लेयर उतारने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से मुझे ये पूरा बोर्ड उतारना पड़ेगा। देखिए अब आपको अच्छा दिखता होगा। देखिए ये ऊपर वाला जो है ना कनेक्टर, ये मदरबोर्ड अलग है और नीचे वाला मदरबोर्ड अलग है। तो इस फ़ोन में सीपीयू पे काम करने के लिए मुझे लेयर उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीपीयू जो है वो बैक साइड में लगा है। तो मैं बिना लेयर को उतारे ही सीपीयू को भी निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, तो मुझे इसमें लेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैमसंग के जो आप देखोगे फ़ोन्स आते हैं या वन प्लस ऑल्सो डबल लेयर में, कई बार लेयर उतारने के बाद सीपीयू निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे सीपीयू है और मैं इजीली सीपीयू को यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे काम करना है, आपको लेयर कैसे उतारना है, सॉरी स्टील उसका जो ऊपर का कवर कैसे कट करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो को ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे इस ऊपर यहाँ पे स्टील नहीं है तो सिर्फ पेपर है, तो ये पेपर हम निकाल लेते हैं। हमें जितनी जगह चाहिए सीपीयू को निकालने के लिए बस उतनी ही जगह हम कट करने वाले हैं, पूरे बोर्ड का सील नहीं निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बस पेपर था तो मैंने यहाँ पे पेपर निकाल दिया है। और ऊपर हीट सिंक का जो देखो, हीट को सिंक करने के लिए जो एक लिक्विड लगता है, जो एक पेस्ट लगता है, उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। देखिए ये ग्रे कलर का, ये इसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब आईसी लग जाती है तो इसको फिर से लगा देना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए ये डबल डेकर है, ऊपर रैम है और नीचे सीपीयू है। तो इस एरिया को मैंने क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है कि थोड़ा सा ग्लू की कटिंग कर लें। तो मैं आपको दोनों एंगल से दिखा रहा हूँ, एक माइक्रोस्कोप का एंगल है और एक डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू शूट हो रहा है। तो दोनों एंगल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए मुझे इतना बस स्टील जाली कटिंग करनी है, क्योंकि सीपीयू को उठाने के लिए ब्लेड इंसर्ट करने का मुझको जगह चाहिए। तो बस इतनी ही जगह मैं कट करूँगा, बाकी मुझे कहीं भी जाली कट करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग पूरा सील्ड काट के वो करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें डैमेज होने का खतरा होता है, इसीलिए उतना ही स्टील निकालें जितना आपको ज़रूरत है। तो देखिए मैंने हल्का सा कट लगाया और हल्का सा कटर से सिर्फ उतनी ही जगह मैंने उठाई जितनी मुझे ज़रूरत है। देखिए ये मैंने कट करके यहाँ पे देख सकते हैं अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसको पीसीबी होल्डर में हम होल्ड करते हैं मदरबोर्ड को और थोड़ा सा ग्लू कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले एक टेप आप ये यूज़ कर लें ताकि आसपास की आईसीयू में हीट ना पड़े, नहीं तो पता चला कि रिपेयरिंग कुछ और कर रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ और आ गई। तो एक बार आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का एंगल देखिए, यहाँ पे हमने इसको हल्का सा मशीन को हमने रखा है 857 है क्विक की, इसका टेम्परेचर है 300 और एयर हमने 1 पे कर रखा है। और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से हल्का हल्का आप ग्लू कट करें। यहाँ पे 007 यूज़ ना करें, नहीं तो पूरे कंपोनेंट यहाँ पे निकल जाएंगे। आपको ये 009 में ये ब्लेड आती है
मैकेनिक की, वाली ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ 2008 DW और 2008 D प्लस, और यहाँ पे टेम्परेचर है 350, एयर है 100, और बिल्कुल SMD को मूव कराते रहना है, रोकना नहीं है, और ब्लेड को इंसर्ट करके चेक करते रहना है कि कब रैम निकलने लायक हो गई। तो ये देखिए रैम निकल गई। तो ये जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप 100 रैम पे काम नहीं करोगे, 100 बार 200 बार IC नहीं निकालोगे, तब तक ये जो एक्सपीरियंस होता है नहीं आएगा। अब आते हैं CPU की बारी। तो CPU को भी हम बिल्कुल मूव करते रहना है, SMD का नोजल रुकना नहीं चाहिए, चारों तरफ मूव करते रहना चाहिए, और हल्का सा ब्लेड इंसर्ट करके हम देखेंगे कि क्या CPU निकलने लायक हो गया है। ऊपर के जो फ्लक्स सोल्डर होता है उसकी मेल्टिंग से भी पता चल जाता है कि CPU निकलने वाला हो गया है, क्योंकि CPU ऑलमोस्ट अब निकलने ही वाला है क्योंकि मेल्ट हो चुका है। तो हल्का सा ब्लेड इंसर्ट करेंगे और ज़बरदस्ती नहीं करना, ये इंसर्ट हुआ, धीरे से CPU को मैं उठा लूँगा। देखिए इस तरीके से, देखिए ये बात है, ठीक है। तो ये अगर आपको सीखना, अगर ये जो सीख गया कि कब ब्लेड इंसर्ट करके कब उठाना है IC को, तो आप यकीन मानिए आप किसी भी फ़ोन का प्रोसेसर निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके की आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट को। आपको लेटेस्ट फ़ोन का भी CPU हम उतार के दिखाएंगे और ऑन फ़ोन पे करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई डेड फ़ोन रहेगा। तो इस तरीके से अब मैं आयरन से पूरा क्लीन कर रहा हूँ। और मैं बता दूं, जो मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर अभी 350 है। मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ OSS का, काफ़ी अच्छा आयरन होता है, ठीक है। तो ये एक बार हम पूरा क्लीन कर लेते हैं पूरा। ये पूरी बॉल पे देखिए आप, एक भी बॉल निकली नहीं है, ऑलमोस्ट सभी बॉल सेफ़ है। अब मैंने ब्लेड लिया है 007, SMD का टेम्परेचर 300, एयर 1, और हल्का हल्का मैं एक बार ग्लू की कटिंग कर लूँगा 007 ब्लेड से, और काफ़ी केयरफुली, क्योंकि OnePlus की जो बॉलें होती है CPU के अंदर की काफ़ी सॉफ्ट और बहुत छोटी होती है, तो थोड़ा भी डैमेज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इस काम को काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे से सही वे में करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरी ग्लू की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका समय बचे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप लोग वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इसीलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब फ्लक्स लगा के और थोड़ा सा पूरी बॉल्स को एक बार चमका दिया जाए, ताकि अगर कहीं ड्राइनेस हो, कहीं बॉल पे कार्बन हो तो वो ठीक हो जाए। तो हल्का सा डिसोल्डर वायर लेके हम पूरी बॉल को एक बार क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। डिसोल्डर वायर भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। कई सारे डिसोल्डर वायर होते हैं जो इस तरीके से लगाने के बाद सही तरीके से फाइन तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार बॉल भी निकल जाती है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। तो ये देखिए क्लीन करके, और आप टूथब्रश बिल्कुल यूज़ ना करें, इस तरीके से कॉटन ले लें और उससे पूरी IC की बॉल को क्लीन करें। कई लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। 10-20 रुपये का ब्रश आता है मार्केट में वाइट कलर का, ये वाला, ये ब्रश खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने पूरी IC की बॉलें साफ़ कर ली हैं। अगर कोई बॉल अगर निकली हुई है तो ज़्यादातर NC होती है, इसका ध्यान रखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बोर्ड का तो काम हो गया, अब रैम को एक बार क्लीन कर लिया जाए। ये हमारी रैम है, तो इसको भी एक बार क्लीन कर लेते हैं। इसमें हमें ये वाले CPU में हमें सिलेंडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, गड्ढे नहीं है इसमें। तो इस तरीके से अगर आयरन अच्छा है तो आयरन से भी इसके ग्लू आराम से कट जाते हैं, OnePlus के, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से हमने पूरी IC की जो ब्लेड पेस्ट है उसको क्लीन कर चुके हैं हम लोग, और इसको एक बार क्लीन कर लिया जाए। ये देखिए हमने क्लीन कर लिया इसको, देख सकते हैं हमने क्लीन कर लिया पूरी IC की बॉल को। अब इसको एक बार क्लीन करके और चलिए रिवॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये हमारी IC रेडी है रिवॉल्विंग के लिए क्लीन। एक भी बॉल अगर ब्लैक होती है तो आपको इसको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि रैम की अगर मेन बॉल अगर कनेक्ट नहीं हुई तो फिर से आपको फ़ोन की रैम को उतारना पड़ सकता है। कई बार फ़ोन पोर्ट बनाते हैं, ऑन नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये है हमारा CPU। तो सबसे पहले CPU को साफ़ करने के लिए हल्का सा फ्लक्स लगाना है, ठीक है।
और आयरन का टेम्परेचर आप 330 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर कई बार ग्राउंड निकाल देता है। और ऐसे करके ना इसका जो ग्लू होता है इतना सॉफ्ट होता है कि हल्का आयरन का यूज़ करके भी आप इसके ग्लू को ईजिली कट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, और ये ब्लेड आप यूज़ कर सकते हैं, जो हम अपने स्टूडेंट को बनाना सिखाते हैं। ये ब्लेड, आप इस ब्लेड को हाथ से ही बना सकते हैं, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस ब्लेड से इतना अच्छा पूरी आईसी क्लीन हो जाती है, मात्र 1 मिनट में पूरी आईसी के ग्लू को हम बाहर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने ग्लू कटिंग कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद समय आता है इसको थोड़ा सा डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लिया जाए, ताकि इसकी जो बॉलें हैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं और जो ड्राई बॉल्स हैं वो थोड़ा क्लीन हो जाए, और जो थोड़ा बहुत ग्लू बचा है वो भी ठीक हो जाए। तो अभी हमने अब इसको देखिए क्लीन कर लिया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और जो टेम्परेचर है वो 330 से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो कई बार अगर आईसी का ग्राउंड निकल गया तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर यूवी लगाओ, और कई बार तो अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो फिर सीपीयू भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए टेम्परेचर को 330 ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने आईसी को क्लीन कर लिया है। मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ आईसी को, देख सकते हैं। ये आईसी को हमने क्लीन कर लिया। अब एक बार ये जो ब्रश होता है इससे हम क्लीन कर लेते हैं, आयरन ब्रश, जिससे कि जो बॉल्स हैं जो ड्राई होती है ना, वो बॉल्स चमक जाए थोड़ी सी, और चमकने से ये होगा कि ईज़िली हम इस आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पूरी बॉलें बिल्कुल क्लीन हो गई। एक बार आयरन ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। अब देखो, रिवॉल्व करने के पहले ना एक्चुअली में ये जो कैपेसिटर की जगह है ना, इसको हम यूवी से मास्किंग कर लें, क्योंकि देखो ये अगर आप मास्किंग नहीं करोगे ना तो हमारे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है इसको रिवॉल्विंग के लिए, हमारे पास इसका एक्चुअल स्टेंसिल है नहीं। तो अगर हम इसको मास्किंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे ना पूरी बॉल्स आके चिपक जाएंगी, शोल्डर आके चिपक जाएगा, जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। इसीलिए हम इसको पहले यूवी से मास्किंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यूवी मास्किंग हो रही है। तो अगर आपके पास इसकी एक्चुअल स्टेंसिल है इस प्रोसेसर की, तो आपको मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है और आप यूनिवर्सल से बॉल बनाने जा रहे हो, तो पहले इसको मास्किंग कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने मास्किंग कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं ये मास्किंग हो गई। अब मास्किंग करने के बाद एक बार हम इसको यूवी लैम्प से इसको कवर करते हैं, ताकि पूरा टाइट हो जाए मास्क इसका। अब जब ये हार्ड हो जाता है तो एक बार ब्लेड से हम पूरा स्क्रैच करेंगे, क्योंकि यूवी मास्किंग करने के बाद थोड़ा हाइट इसकी बढ़ जाती है। तो एक बार इसको मास्किंग को एक बार स्क्रैच कर लें, और ऊपर का जो थिकनेस है उसको कम कर लें। इस तरीके से ध्यान रखें कि ये प्रोसेस के दौरान स्क्रैच ना हो जाए सीपीयू, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, मैंने क्लोज करके आपको दिखा भी दिया कि मैं किस तरीके से इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद एक बार अच्छे से क्लीन हो जाए तो फिर रिबॉलिंग करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये देखिए हमने पूरा क्लीन कर लिया, और देखिए काफ़ी अच्छा मास्किंग भी हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले हमने जो क्लीन किया था वो सीपीयू के पीछे का पार्ट था, और फिर सीपीयू को क्लीन किया। अब रैम को हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रैम क्लीन हो रही है, देख सकते हैं आप। तो इसको भी एक बार क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। इसके अंदर भी मैंने टेम्परेचर यूज़ किया है 330, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं यूज़ करना है आयरन का, नहीं तो ग्राउंड निकलने के चांसेस होते हैं।
ये देखिए, ये आयरन ब्रश हम इसीलिए लगाते हैं कि कहीं कहीं बॉलें ड्राई रह जाती है, जैसे ब्लैक ब्लैक ना, तो हल्का सा थिनर लगा के और इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बॉलें पूरी क्लीन हो जाती है। अब आती है रिबॉलिंग की बारी। तो सीपीयू को हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही रिवॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, रिबॉलिंग करना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। तो अगर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बड़े सीपीयू रिवॉल्व करते समय आपसे प्रॉब्लम आता है, आपसे नहीं हो पाता है, या आपसे बड़े सीपीयू पे काम नहीं हो पाता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट को। डेफिनेटली आपका स्किल हम बहुत अच्छा कराएंगे, वो टेक्निक्स बताएंगे जिससे कि आप किसी भी टाइप के प्रोसेसर पे काम कर पाएँ। तो ये देख सकते हैं कि ये हमने पीपीटी यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको क्लीन करके और बस बॉल बना लेते हैं। देखिए, आप हमेशा ट्वीज़र, बैंड ट्वीज़र ही यूज़ करें, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेट ट्वीज़र यूज़ करते हैं, उसमें दिक्कत आती है। हल्का हल्का देखो, टेम्परेचर मेरा मशीन का 300 है, एयर 2 पे है, और 45 डिग्री पे नोज़ल को करके, और इस तरीके से आप बॉल को रेडी कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ी टेक्निक होती है, वो आपको आनी चाहिए। देखिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि सीपीयू बनाना कितना आसान है। ये आसान इसीलिए लगता है ताकि आपको टेक्निक पता है। अगर आपको टेक्निक नहीं पता है तो डेफिनेटली आप एक बार में सीपीयू नहीं बना पाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये सीपीयू देखिए, हमारी पूरी बॉल रेडी है। अब रैम एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो गया। अब ये रैम है, इसको भी रिवॉल्व कर लेते हैं। इसकी तो स्टेंसिल हमारे पास है रैम को रिवॉल्व करने की, क्योंकि ये वाली रैम जो होती है काफ़ी सारे मॉडल्स में यूज़ होती है, तो इसकी स्टेंसिल ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो इसको भी हम पीपीडी यूज़ कर रहे हैं। और ये तो बनाना आसान है। तो आप देख सकते हैं रैम भी बन गई, ठीक है। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है सभी स्टूडेंट के सामने लाइव चल रही हैं। तो जो भी चीज़ें हो रही है बिल्कुल लाइव है, प्रॉपर प्रोसेस है। तो आपको हम यूट्यूब के ज़रिए भी एक बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बिना पैसों के, फ्री में, ताकि जो लोग जिनको अभाव है ज्ञान का तो यहाँ से ले सकते हैं। और अपने आप को अगर एक अच्छे लेवल का टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है। तो चलिए अब सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं। देख सकते हैं सब चीज़ रेडी है, अब जस्ट इंस्टॉल करना है। इसका भी मैं प्रोसेस बताता हूँ कि सही तरीका क्या है इंस्टॉलेशन का। तो सबसे पहले हम फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं HD360 मैकेनिका, जो काफ़ी एक अच्छा फ्लक्स माना जाता है। तो इसको हमने लगाया है यहाँ पे, और आप एक बार डायरेक्शन कट्स इसके सब देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि थोड़ा भी मिसमैच होगा तो अगर बॉल अगर आपस में शॉर्ट हुई, सही तरीके से नहीं लगा सीपीयू, तो फिर से आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। और एक टेक्नीशियन को के लिए सबसे ज़्यादा दुखद तब होता है जब एक बार में आईसी नहीं चल पाती, तो काफ़ी बेकार लगता है कि नहीं चल पाई। तो इस तरीके से टेम्परेचर है 350 और एयर है 100। तो इस तरीके से सीपीयू को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सीपीयू हल्का सा मूव करा के मैं देख रहा हूँ। देखिए, ये हल्का सा मूव कराने से पता चल जाता है कि सीपीयू लगा कि नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीपीयू लगाने के बाद कभी भी रैम को डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है। अभी सीपीयू मैंने लगाया, पोर्ट को कूल होने देते हैं। सबसे पहले आपको पोर्ट चेक करना है। अगर फ़ोन का पोर्ट बन गया तो सीपीयू सही लगा है, अगर नहीं बना तो फिर आपको सीपीयू को फिर से एक बार मूव कराना पड़ सकता है, या फिर से रिवॉल्व करके लगाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को पैनल में फिट करके कंप्यूटर से कनेक्ट करके पोर्ट चेक करने वाला हूँ, क्योंकि पोर्ट बनेगा तभी मैं आगे रैम को इंस्टॉल करूँगा। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम है, मैं यूएसबी टाइप सी से कनेक्ट कर रहा हूँ।
और देखिए जैसे मैंने कनेक्ट किया, देखिए क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 कॉम पोर्ट 5 का पोर्ट बना चुका है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फ़ोन है उसमें CPU सही तरीके से इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसका PS होल्ड स्टेबल है। ठीक है, अब हम फिर से बोर्ड को निकालते हैं और रैम लगाने की कोशिश करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पोर्ट नहीं बनता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका चार्जिंग जैक ख़राब हो या फ्लैक्स ख़राब हो। तो अगर पोर्ट ना बने तो एक बार CPU को मूव करा के देखें, नहीं फिर भी प्रॉब्लम हो तो एक बार DC से कनेक्ट कर लें। अगर DC से स्टक होता है तो इसका मतलब है कि CPU सही लग गया है। आप पोर्ट के भरोसे ना बैठें, कई बार USB पोर्ट भी ख़राब हो सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखें। अब हम रैम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो रैम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले CPU के ऊपर हल्का सा फ्लक्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लक्स एक बार लगा लेते हैं, चारों तरफ फ्लक्स को स्प्रेड कर लेते हैं और अब हम रैम को इंस्टॉल करते हैं। देख सकते हैं आप। अब रैम को जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा वैसे ही देख सकते हैं आप, ये मैंने रैम को रखा। ठीक है, अब मैं हीट करता हूँ। पहले एक बार अच्छे से मैं इसको सही डायरेक्शन में रैम को रख लूँ, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होगा तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी। अब मैं फिर से SMD को यूज़ कर रहा हूँ 2008 एंड इसका टेम्परेचर है 350, एयर है 100 और हल्का सा मूव करा दो रैम को ताकि पता चल जाए रैम लग गई। तो ये रैम लग चुकी है और अभी तक के प्रोसेस को देखते हुए उम्मीद है कि हमने जो भी काम किया है वो काफ़ी मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, जब लाइव क्लास में ये सब चीज़ें की जाती है तो काफ़ी मतलब बड़े फ़ोनों में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरा इंस्टॉल किया है। तो चलिए फ़ोन को ऑन करके आगे टच भी काम कर रहा है पूरा। चल बस ठीक है ना? ठीक है सर। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा OnePlus 9 Pro ऑन हो चुका है। तो अब आपको कैसा लग रहा है इस फ़ोन को लेके, आप बता सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसीजर रहा है इसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बना है? सर मेरे को बहुत हैप्पी हूँ। मैंने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्लू काटी जाती है, तो कंपोनेंट रिमूव नहीं हुए और डबल लेयर में मतलब डरने का कोई ऐसा इशू नहीं है। एकदम पोलाइटली कैसे किया जाता है, जाली कैसे हटाई जाएगी, कंपोनेंट इधर उधर नहीं हुए उसके लिए सारा सेफली कैसे रिमूव करें, वो सब चीज़ें यहाँ पे लाइव बताई गई। और मैं आगे ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार आप देख सकते हैं फ़ोन सभी को। ये फ़ोन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक ही बार में कंप्लीट हो गया है फ़ोन। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो 10 साल का एक्सपीरियंस है या कोई फ्रेशर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर ना भटके और सीधा यहाँ पे आए और 100% उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो और जगह कहीं भी नहीं मिलेगा उसको। तो मैं आपको हमारे स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद इनके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा है। तो आप एक बार बोल सकते हो कुछ भी?